हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल एलएचआर डॉटर्स में। मैं हूं एकता यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख पठार के बारे में। तो चलिए, उससे पहले मेरे चैनल एलएचआर डॉटर्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, देखेंगे हमारे भारत के प्रमुख पठार। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहला है मालवा का पठार। यहाँ हम इन सब पठारों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं। देखिए, मालवा का पठार, भांडेर का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और आगे है मेघालय का पठार, दंडकरण का पठार, बस्तर का पठार, बैतूल का पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार और आखिर में है कर्नाटक का पठार। तो पहले हम देखते हैं मालवा के पठार के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि मालवा का पठार जो है भारत का सबसे अधिक अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र है। और ध्यान दीजिए कि इस पठार पर चंबल नदी बहती है। हम जिस पठार के बारे में पढ़ते जाएंगे उससे संबंधित नदी को भी जानते जाएंगे कि किस पठार से होकर कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, तो मालवा पठार से होकर कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी बहती है, जिसकी घाटी भारत में सबसे अधिक अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र है। और चंबल घाटी में अवनाली का अपर्दन सबसे अधिक होता है। अब जब अवनाली का अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है तो चंबल घाटी क्षेत्र में उत्कात भूमि का निर्माण भी होगा। ठीक है, इसलिए चंबल घाटी क्षेत्र में उत्कात भूमि का जो निर्माण है सबसे अधिक हुआ है। इस पठार का विस्तार जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में है। और यह पठार जो है बुंदेलखंडी नीच चट्टान बनाती है। आइए देखते हैं इसकी लोकेशन को। तो ये देख सकते हैं आप मालवा पठार की लोकेशन। यहाँ पे आपको एमपी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देखिए ढंग से दिखाई दे रहा होगा। और इसकी जो लोकेशन है यहाँ पर है एमपी में और दोनों राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब देखते हैं भांडेर का पठार। तो भांडेर का पठार जो है मध्य प्रदेश में स्थित यह पठार चूना पत्थर चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। और जबकि ये चूना पत्थर चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इस पठार पर कई सीमेंट उद्योग लगाए गए हैं, जैसे सतला, रीवा, कटनी आदि। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स के तौर पर है। और देखते हैं नेक्स्ट पठार जो है बघेलखंड का पठार है। तो यह पठार जो है मध्य प्रदेश में स्थित मानसूनी वनों से आच्छादित है। ठीक है, और जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है इसी पठार पर स्थित है। किस पठार पर? बघेलखंड के पठार पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क स्थित है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे कई सारे पठार हैं जो एमपी में हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मालवा का पठार दिखाई दे रहा होगा, सबसे बड़े एरिया में दिखाई दे रहा होगा, ये मालवा का पठार है। उसके बाद नर्मदा सोन घाटी है, उसके बाद सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बघेलखंड का पठार। ठीक है, जो सब सर्वाधिक वनों से आच्छादित है, मानसूनी वनों से आच्छादित है। ठीक है, और ये है रीवा पन्ना का पठार और ये बुंदेलखंडी पठार है। ये बुंदेलखंड का पठार है यहाँ पर। और इसके बीच में जो है यूपी पड़ता है। यहाँ पर जो स्पेस आपको खाली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यूपी पड़ता है। यहाँ पे यूपी का जो एक शहर आता है जिसका नाम है ललितपुर, वो यहाँ पर पड़ता है। और इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा मध्य भारत का पठार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छोटा नागपुर का पठार, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, और यह भारत का सबसे धनी पठार है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कि यह भारत का सबसे धनी पठार है। तो भारत का सबसे धनी पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। और यहीं पर पूछा जाता है कि दूसरा सबसे धनी पठार, तो कर्नाटक का पठार कहलाता है। ठीक है, आप देखते हैं क्यों? क्योंकि यह खनिज संसाधनों से निष्ठ संपन्न है। यहाँ पर जितने खनिज संसाधन पाए जाते हैं वो किसी और पठार पर नहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दामोदर नदी जो है इस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। तो इस पठार पर कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी बहती है। अब देखते हैं हजारीबाग का पठार। तो हजारीबाग का पठार तो छोटा नागपुर पठार पर दामोदर नदी के उत्तर में, बताया ना कि छोटा नागपुर पर दामोदर नदी बहती है। और जो दामोदर नदी के उत्तर वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है हजारीबाग का पठार। और इसी पठार पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो ये पारसनाथ का मंदिर इसी पठार पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं दामोदर रिवर लिखा हुआ है। ये दामोदर नदी है, यहाँ पर बहती है, जो कि छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित करती है। और इसी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा पारसनाथ मंदिर।
और पारसनाथ मंदिर जो है हजारीबाग जो है उस पर स्थित है। हजारीबाग का पठार जो है उस पर स्थित है। ठीक है, जैसे दिखाई दे रहा होगा पारसनाथ, देख सकते हैं। रांची का पठार, तो रांची का पठार जो है छोटा नागपुर पठार पर दामोदर नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र। रांची जो है झारखंड की राजधानी है, तो रांची का पठार जो है छोटा नागपुर पठार पर दामोदर नदी के दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र है। और ध्यान दीजिए कि बहुचक्रीय अपर्दन से द्वारा इस पठार पर पाट भूमियों का विकास हुआ है। तो रांची का पठार कहाँ पर है? तो जो रांची का पठार है, ये प्लेटू आपको दिखाई दे रहा है छोटा नागपुर का पठार। तो यहाँ पर जो दामोदर नदी है इसके उत्तर में हजारीबाग का पठार, उसके नीचे जो है वो है कौन सा पठार? रांची का पठार। और ये पूरा छोटा नागपुर का पठार। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि ये तीनों पठार जो है एक ही राज्य में, यानी कि एक ही राज्य में स्थित है, झारखंड में। ठीक है, एक ही जगह है। और रांची का पठार जो है मतलब रांची का पठार, छोटा नागपुर का पठार और हजारीबाग का पठार, ये तीनों कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, झारखंड में। अब बात आएगी मेघालय के पठार की। ठीक है, देखते हैं मेघालय का पठार। तो वास्तव में यह पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, बाद में यह गंगा और ब्रह्मपुत्र के अवसादन से निर्मित धस के द्वारा प्रायद्वीपीय भाग से अलग हो गया था। और ध्यान दीजिए कि मेघालय के पठार को ही शिलांग का पठार कहा जाता है। कई बार ये चीज़ पूछ ली जाती है कि शिलांग का पठार कहाँ है या फिर मेघालय का पठार कहाँ है। दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, एक ही नाम है दोनों के। और यहीं पर जो है विश्व का आदितम पठार भी इसी को कहा जाता है। और यहीं पर जो है मौसिनराम और चेरापूंजी स्थित है। ठीक है, जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अच्छा, इसको विश्व का आर्द्रतम पठार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मौसिनराम और चेरापूंजी स्थित है और जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है। तो यहाँ पर आपको इस मैप में क्लियर होगा कि जो शिलांग का पठार यहाँ पे दिखाया जा रहा है यही है मेघालय का पठार। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तो यह है बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार। अब आप ये बघेलखंड का पठार है। और अब जानेंगे हम लोग दनकरण के पठार के बारे में और बाकी पठारों के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दनकरण का पठार, तो यह पठार जो है उड़ीसा में स्थित है और यह पठार एक शुष्क क्षेत्र है और यह पठार लौह अयस्क बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और बस्तर का पठार देखेंगे अब, तो बस्तर का पठार जो है छत्तीसगढ़ में दनकरण पठार के विस्तार को ही बस्तर का पठार कहा जाता है। ये जो दनकरण का पठार है इसका जितना विस्तार है, यानी कि इसका जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ तक है, तो उसके जो विस्तार को कहा जाता है बस्तर का पठार कहा जाता है। और ध्यान दीजिए कि इस पठार पर यानी कि बस्तर के पठार पर शीशम, सागौन और तेंदुपत्ता आदि उत्पादन के लिए यह पठार प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर सब सर्वाधिक किस चीज़ की उत्पत्ति होती है? तो शीशम, सागौन और तेंदुपत्ता जैसे पौधे यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बैतूल का पठार। तो बैतूल का पठार जो है मध्य प्रदेश में गावलगढ़ महादेव पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, और इस पठार पर कौन सी नदी बहती है? तो ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी निकलती है। अब देखेंगे हमारे दूसरे इम्पोर्टेंट पठार के बारे में, जो है दक्कन का पठार जो है यह ज्वालामुखी लावा से निर्मित है। अब ज्वालामुखी लावा से निर्मित है तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि इस पठार का निर्माण जो है क्रिटेशियस युग में हुआ था। कैसे हुआ था? दरारे ज्वालामुखी उद्गार से हुआ था। और इस पठार का आविष्कार, इस पठार का विस्तार, यहाँ पर आविष्कार नहीं विस्तार होना था। इस पठार का विस्तार जो है मुख्यतः महाराष्ट्र में उसके समीपवर्ती राज्यों में आंशिक रूप से हुआ है। मुख्यतः इसका विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र में है
और उसके समीपवर्ती राज्यों में आंशिक रूप से हुआ है। तो चलिए हम आपको इसका मैप दिखा के ये सब क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डेक्कन प्लेट्यू, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी दिखाई दे रही है इस मैप में। हम आपको इसका दूसरा मैप दिखा के क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दक्कन प्लेट्यू का जो है विस्तार हुआ है और आंशिक रूप से इसके आसपास वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है। और ये दिखाई दे रहा है आपको दक्कन का पठार। अब हम बात करेंगे तेलंगाना के पठार के बारे में, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो ये तेलंगाना का पठार जो है पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। पहले जो है जो तेलंगाना का पठार जो था पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, किंतु वर्तमान में विषम जलवायु के कारण इस क्षेत्र को एक नया राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और ध्यान दीजिए कि इस क्षेत्र की जलवायु आंध्र प्रदेश की अपेक्षा शुष्क थी, इसीलिए यह क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग कर्नाटक के पठार। आपको दक्कन प्लेट्यू और तेलंगाना पठार के नीचे जो है कर्नाटक का पठार दिखाई दे रहा होगा। तो कर्नाटक का पठार जो है ध्यान सबसे दूसरा भारत का दूसरा धनी पठार कौन सा है? कर्नाटक का पठार। और पहला कौन सा था? तो वो था छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, दूसरा सबसे धनी पठार पूछा जाए तो कौन सा है? कर्नाटक का पठार। और यह लौह अयस्क मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, किसके उत्पादन के लिए? लौह अयस्क और मैग्नीज उत्पादन के लिए अग्रणी है। अब कर्नाटक के पठार के दक्षिणी भाग में मैसूर का पठार स्थित है। आपको पता ही होगा कि कर्नाटक के दक्षिण भाग में मैसूर का पठार है और इसी पठार पर कावेरी नदी बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, कावेरी नदी किस पर बहती है? मैसूर के पठार पर। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे रायलसीमा का पठार। तो रायलसीमा का पठार कहाँ है? तो तेलंगाना जो दिखाई दे रहा है आपको, तेलंगाना का पठार, इसका दक्षिणी विस्तार जो कर्नाटक से लग रहा है, कर्नाटक के पठार से जो इसका हिस्सा लग रहा है तेलंगाना का पठार का, तो यही कहलाता है रायलसीमा का पठार। जैसा कि हम आपको यहाँ दिखा दें, जो इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको इससे लगा हुआ, यही कहलाता है रायलसीमा का पठार। ठीक है, और ध्यान देने लायक बात इसमें क्या है? तो ध्यान देने लायक बात इसमें यह है कि प्रायद्वीपीय पठार पर सबसे अधिक या फिर सबसे शुष्क क्षेत्र यही है, रायलसीमा का पठार। क्यों? क्योंकि यह पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाटों की छायावृष्टि प्रदेश है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाटों का छायावृष्टि प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल LHR डॉटर्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल की जो वीडियोस हैं उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल LHR डॉटर्स को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्ते, बाय।